हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ और बुक का नाम है BEGS 183। इस वाले कोड के लिए बहुत देर से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है BEGS, इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज आपके लिए वीडियो इसके लिए आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये टेक्स्ट नीचे दिया हुआ है एक पैसेज टाइप का, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर टाइप का बनाना है। अभी हम देखेंगे कि कैसे, बट ये पैसेज दिया हुआ है आपको। और देखिए ये जो पैसेज है वैसा नहीं है जैसे कि BEGLA में आपने देखा होगा 138 जो कोड है उसके अंदर तो पैसेज दिया था, फिर उसके क्वेश्चन दिए थे, फिर उसके आंसर देने थे, ऐसे था। बट इसमें ऐसा नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा। इसमें आपको पैसेज तो दे रखा है बट आपको इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे, आपको खुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे कि हम कोई भी पैसेज जब पढ़ते हैं तो हम फिर उसके वो बनाते हैं पॉइंट, सब पॉइंट। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, अब पास आउट होके आए होगे, तो 12th क्लास में इंग्लिश में वो होता है जिसके अंदर एक पैसेज दिया होता है, उसके पॉइंट, सब पॉइंट, टाइटल, ये सब बनाना होता है खुद से। तो वही आपको सेम इसमें भी करना है कि इसके अंदर मेन चीज़ें क्या बताई गई हैं, वो एक पॉइंट हो गया, फिर उसको आप डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या चीज़ें इन्वेंट्री हैं, क्या चीज़ें इसमें डाटा दिया गया है वो आप इसमें बताओगे, उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, और डाटा किस प्रकार का दिया गया है, और इसमें जो आउटलाइनिंग है वो बतानी है, आउटलाइनिंग की किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया आउटलाइन है, ठीक है। और फिर उसके पीछे क्या रीज़न है, फिर समराइज़ करना है इस पैराग्राफ को शॉर्ट में आपको। और ये सब चीज़ें बस इसमें बताई गई हैं कि जैसे कि हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो पूछते हैं ना उसकी विशेषता क्या है, उसमें टाइटल क्या है, उसके अंदर किस चीज़ की बात हुई है, अगर पार्शलिटी की बात हुई है तो क्यों हुई है, रीज़न क्या है उसके पीछे, डाटा क्या है, कौन से देश में, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो ये पैराग्राफ तो वैसे उसके ऊपर है, जैसे कि हम मेल फीमेल के ऊपर जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके ऊपर है ये पूरा। और जो चाइल्ड में बच्चों के ऊपर करते हैं, लड़की और लड़के को लेकर जो रखते हैं हम कि बॉय और गर्ल्स को लेके, उसके ऊपर पूरा बताया गया है इसमें। तो उसी के ही आपको पूरे इसमें खुद से ही पॉइंट बनाने हैं आपको इसमें और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपने 12th क्लास में किया होगा, आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा कि इसमें क्या है, ये डिफरेंट है नॉर्मल पैसेज से। नॉर्मल पैसेज में तो क्वेश्चन दिया होता है, उसके आंसर भी देने होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, ये जो इसमें आपको ये जो दे रखे हैं ना ब्रैकेट, इसमें अपोजिट वर्ड बताने हैं, किसी के सिमिलर वर्ड बताने हैं, किसी के इनकरेक्ट वो बताने हैं। मतलब कि ये जो आगे दे रखा है ना, ये सबके अपोजिट वर्ड साइड में बताने हैं, किसी के कुछ बताने हैं, और लिख भी रखा है कि हमको इसका क्या बताना है। और ये जो ब्रैकेट में दे रखा है MALDIS, डिस, अन, UN, अन, ये सब दे रखे हैं, तो इसको इसके आगे जोड़ना है। जैसे कि आपका फर्स्ट है एक मिनट, जैसे कि आपको कंटेंटेड लिखा हुआ है तो उसका नेगेटिव वर्ड यहाँ पूछा है, तो इसके आगे क्या लगेगा, कंटेंटेड के अगर MAL लगेगा, ये डिस लगेगा या अन लगेगा, तो इसके आगे डिस लगेगा, DIS, तो डिसकंटेंटेड हो जाएगा। फिर आपका रिप्रेजेंट, आप रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंट का रॉन्गली बताना है कि रॉन्ग क्या होगा इसमें, ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें रॉन्गली जो गलत होता है वो बताना है, तो मिस रिप्रेजेंट होगा। फिर आपका इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म में आपको करेक्टली बताना है, करेक्ट क्या होगा, तो इन्फॉर्म में आपका क्या होता है, मिस इन्फॉर्म, ठीक है। ऐसे आपको इससे में बताना है, जो ये पूछा गया है उसी का ही आपको बताना है। एक्टिव का क्या होगा, अब एक्टिव का इसमें बताया गया है हाइपर, इसमें से मतलब कौन सा यूज़ होगा सबसे ज़्यादा, कौन सा इसके साथ लग सकता है, अल्ट्रा या इन या हाइपर। तो हाइपर एक्टिव होता है ना कि बहुत ज़्यादा, जब हाई एक्टिव पे हम बोलते हैं तो हाइपर एक्टिव होता है। कंफर्टेबल के साथ क्या लगता है, अनकंफर्टेबल, ठीक है। इसका नेगेटिव ही बताना है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ऐसे आपको मिलेंगे तो आपको ये लगाने, इसके आगे इस ब्रैकेट में से कोई लगाना है, वो उसके अकॉर्डिंग जो ये पूछेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें पंचुएशन मार्क आपको बताना है। पंचुएशन आपको मतलब जो डॉट हम लगाते हैं उसके बारे में। तो ये पूरा आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। देखिए पैराग्राफ दे रखा है ना, इस पैराग्राफ में
पंक्चुएशन मार्क नहीं है कहीं कहीं पे और कहीं पे एक्स्ट्रा है, तो आपको उसको हटाना है या फिर लगाना है। ठीक है, अगर कहीं एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करना है और कहीं नहीं है तो वहाँ लगाना है। तो उसको फिर वापस से इसका आंसर देखिए, यहाँ से स्टार्ट है फिर से। ठीक है, तो जहाँ पंक्चुएशन नहीं थी वहाँ पंक्चुएशन मार्क यहाँ किया। आप देखिए मैं फर्स्ट इसमें लाइन दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ट्रू के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और जबकि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो 3 लिखा है ये इसमें बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो 3 जो है तो यहाँ पे देखिए अब पंक्चुएशन मार्क आपको दिख जाएगा, है ना। आपको पता है कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड आपको पता होगा, तो पंक्चुएशन मार्क के बाद हमेशा जो आपका ये वर्ड आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ जाओगे। तो इसमें कैपिटल लेटर फिर आपका आगे है, तो आपको पता होगा कैपिटल लेटर कब यूज़ होते हैं, जब हमारा कोई एक पैरा ख़त्म होता है, वहाँ पंक्चुएशन मार्क आ जाता है, उसके बाद कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे आप फाइंड कर पाओगे, जहाँ जहाँ आपको कैपिटल लेटर दिखेगा वहाँ आप पंक्चुएशन मार्क कर देना। बट अगर किसी का नेम है तो नेम के आगे पंक्चुएशन, नेम तो इस पूरा पैराग्राफ है जैसे आपका, तो एक लाइन में जो नाम होता है, किसी का नेम होता है, वो बड़े वर्ड से ही स्टार्ट होता है, तो उसके आगे मत लगाना। कहीं आप सोचो कि ये कैपिटल वर्ड है, बड़ा वर्ड है, तो इसके आगे लगाना है, नहीं। नाम हमेशा बड़े वर्ड से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो कहीं पे भी इसमें यूज़ हो। ठीक है, या फिर किसी कंट्री का नाम हो गया या कोई फेमस चीज़ होती है तो वो बड़े कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी, तो वहाँ नहीं लगाना है। बाकी आपको दिख जाएगा कि किस अकॉर्डिंग लगाना है, इसको आप एक बार पढ़ भी लेना, इसका आंसर भी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रू के बाद लगाना था आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आगे दे रखा है कि किस किस के बाद लगाना है। देखिए इसका आंसर आपको पूरा यहाँ दे रखा है कि कहाँ पे क्या लगाना है आपको, तो आई होप आप ये कर लोगे। ठीक है, इसको बट ये है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि खाली मैं ही करके चल जाऊंगी और सारे अच्छे से अटैम्प्ट कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियां वहाँ पे होंगी। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना कि पंक्चुएशन मार्क कैसे लगाते हैं, किसके बाद लगाते हैं, वो सब आपको देख के जाना पड़ेगा। और जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसके आगे आपको अन लगाना है, मिस लगाना है, ठीक है, उसके नेगेटिव वर्ड बताना है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, गूगल पे देख लेना, आपको ये सब वर्ड्स मिल जाएंगे, तो खुद पहले प्रैक्टिस आंसर देना, फिर उसके आंसर चेक करना कि गलत है क्या सही है, या फिर यूट्यूब पे किसी की इंग्लिश वीडियो देख लेना जो इंग्लिश पढ़ाते हों, तो उन्हों की आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं इंग्लिश जो है, मेरे ब्रदर हैं वो इंग्लिश क्लास देते हैं, मास्टर्स के बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, एकदम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट वो मंथली चार्ज लेते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, पर्सनली पढ़ाते हैं, कॉल पे व्हाट्सअप पे ऐसे पढ़ाते हैं, तो आप उनसे बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हों को वो इंग्लिश कराते हैं, तो आपको बोलने भी आ जाएगी, पढ़ने भी और लिखने भी आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, फिर मैं आपको उनसे बात करा दूँगी अपने ब्रदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये बताना है कि हम कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो ये क्यों लिखते हैं, क्यों लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन होता क्या है, जिसको हम भूमिका प्रस्तावना बोलते हैं, कंक्लूजन जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम किसी का भी आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो और आप जैसे कि आपके पास हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है या सोशोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर भूमिका और प्रस्तावना लिखनी होती है, मैथ को छोड़ के, साइंस को छोड़ के, और इंग्लिश में भी इतना कुछ लिखना नहीं होता, बट ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं इनों में लिखना होता है। अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ता है, थोड़ा सी प्रस्तावना लिखनी पड़ती है जो आप आंसर स्टार्ट करने वाले हो उसके बारे में, जिसके हमने कोई आंसर देना है। तो उसका स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसकी ऐसे स्थापना हुई थी, और ये इस वाले सन में स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर हम आगे ये पढ़ेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, इंट्रो स्टार्ट करते हैं। जब आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी तो सबका इंट्रो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, तो वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। अगर आप पूरा चैप्टर ना भी पढ़ें और इंट्रो खाली पढ़ें तो आपको समझ आएगा हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इंट्रो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कॉन्क्लूजन जो होता है, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, वो एक पूरे आंसर का
निचोड़ होता है। जैसे कि मैंने कोई आंसर लिखा, उसके अंदर पूरा शॉर्ट में मैं उसको लिख दूँगी, समराइज़ करने को भी बोल सकते हैं, और उसका हम अपना कंक्लूज़न भी देखते हैं कि हम उसमें क्या सोचते हैं, कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। कि मैंने एक पूरा आंसर तो लिख दिया, फिर लास्ट में मैं बताऊँगी इसका निष्कर्ष ये निकला कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिस जनसंख्या के ऊपर मैं कुछ लिख रही हूँ, तो लास्ट में कंक्लूज़न में मैं क्या लिखूँगी निष्कर्ष में, कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा ये निष्कर्ष दिया गया है, फिर मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये निष्कर्ष भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो इसमें बताएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसको पढ़ लेना। और एक स्टूडेंट का मेरे को कमेंट आया था, तो वो एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट ने बोला, मैम आप इसमें तो हमको हिंदी में समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, पर एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन क्या है, हमें उसका आंसर कैसे देना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब कुछ बेस्ड होता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसको पढ़ने लिखने या समझने में, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपनी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जिन्हों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। बट जिन्हों की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, वो नहीं समझ पाते हैं, और जिन्हों की प्रैक्टिस नहीं होती है, वो गलत कर देते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप इसलिए तो आप प्रैक्टिस करना। अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनों की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है, ये आप इसमें है ना पैराग्राफ दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, आपको अरेंज करना है। इसमें सेंटेंस जो है इसको कंप्लीट एक पैराग्राफ बनाना है इसको। जैसे कि आप देखिए पढ़ के भी समझ सकते हैं, जिनको नहीं भी आते हो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगा इसमें एटलीस्ट करना क्या है। क्योंकि वो सही बात है कि मैं एग्ज़ाम में तो समझा में नहीं आऊँगी कि आपका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कैसे करना है, वहाँ तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ABCD ये आपके पैराग्राफ दे रखे, सेंटेंस है ये। तो ये आगे पीछे दे रखे, सीरियल वाइज नहीं है, तो आपको सीरियल वाइज लगाना है। जैसे कि हम कोई वो जंबल्स वर्ड आपने देखा होगा, आगे पीछे होते हैं जंबल्स वर्ड, बट हमें उसको अरेंज करके लिखना होता है ना पूरा, वही आपको इसमें करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें C सबसे पहले आएगा, जो C है वो सबसे पहले आएगा। और ये कैसे पता चलेगा कौन सा सबसे पहले आएगा, वो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें तो लास्ट वाली बात हो रही है, इसको शायद लास्ट में लगाना होगा। अगर किसी चीज़ में स्टार्टिंग की कुछ बातें बता रहे हो, सबसे पहले लगाना होगा। ऐसे आपको उसको अरेंज करना होगा। और आप एंडिंग से भी उसको समझ सकते हो, उसकी एंडिंग कहाँ हो रही है, उस एंडिंग से आप नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ के उसकी सीरियल वाइज बना सकते हैं। तो ये आप कर लेना। अब यही पूरा आंसर है। बाकी ये 2 पैराग्राफ हैं, इसमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं। नेक्स्ट देखें। अब ये नेक्स्ट PDF स्टार्ट हो गया। इसके अंदर 3 PDF है, मैं तीनों PDF आपको इसमें करवा रही हूँ। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो मैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो पहले एक मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा था, फुल हो गया, तो मैंने एक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया। अगर वो भी फुल हो जाएगा तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर मैं एक और नया व्हाट्सअप ग्रुप बना दूँगी। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है। इसको हम शॉर्ट पहले फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करते हैं कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। देखिए इसके अंदर जो ये पैसेज दे रखा है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, फिर उसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से है, क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो पैसेज जो है 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही पैसेज में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पूरा पैसेज देख लो, इसको आप पढ़ भी लेना। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको जितने भी इंग्लिश के अभी तक वीडियो अपलोड की है, आप ये जैसे कि इसके अंदर 3 PDF है, आप इन तीनों PDF की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप कुछ तो करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा वो आपको ही पता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो ये आपका पैसेज है 1 2 3 4 करके। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वो भी 1 2 3 4 करके पूछा, और यहाँ बोला भी गया कि फर्स्ट पैराग्राफ में से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ लिख रखा है, जो फर्स्ट पैरा है, उसमें से आपको इसका आंसर देना है कि इसका मीनिंग क्या है। इस जो पैसेज है पहला वाला, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट है ना, जो इसमें से पूछा गया है कि इसके बारे में बताइए कि गार्डन
कि गार्डन की क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो गार्डन प्रॉब्लम है करके है हमारे पैसेज फर्स्ट पैराग्राफ में से उसका आंसर देना क्वेश्चन को पढ़ के। इसी तरीके से आपका सेकंड का है, थर्ड का है, आपको सारे वहाँ पे पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 दे रखा था ना, उसमें से ही आपको ये आंसर क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसका आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो आप तो ये कर लोगे उसमें से आंसर देके, बट इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ कर लेना। सेम ये वाला देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमने ऊपर एक पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन जिसके अपोजिट वर्ड्स हमें बताने थे, ठीक है। वो सब यहाँ पे भी करना है कि हमें यू एन लगाना है, इन लगाना है, आई एम लगाना है, आई आर लगाना है, किसके आगे क्या लगाना है वो आप नीचे ये पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब दे रखे, इसके बाद यहाँ पे नीचे इसके आंसर दे रखे हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको पता हो कि किसके आगे क्या लगेगा, ठीक है। ये आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना है। हाँ, तो नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। इस फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़ा ही डिफरेंट है, नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है। अभी इसको आप देखोगे आगे कि जो गैप दे रखे हैं इसको तो पहले फिल करना है, उसके साथ फिर इसको आपको एक नोट्स टाइप में भी बनाना है, इसको एक पैराग्राफ टाइप में बनाना है। मैं दिखाती हूँ कैसे, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपने इसको फिल किया पहले तो, ठीक है। इसको फिल कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, ये सब आपने इसको कर लिया। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे लिखना भी है, पूरा समझाना है कि ये क्या थी, ठीक है। इसको पूरा फिर एक्सप्लेन भी करना है, तो आप इसको यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, या पोज करके पढ़ लेने वाला जो थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिम और एंटोनिम आपको बताना है क्या होते हैं। सिनोनिम होते हैं जिसके कोई वर्ड है उसी के ही पर्यायवाची शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना पर्यायवाची, वो सिनोनिम होते हैं। जैसे कि फूल का मतलब क्या क्या होता है, फूल का मतलब पुष्प होता है, कुसुम होता है, ऐसे मेरे वर्ड जो मेरा नाम है उसका मतलब फूल होता है, तो ये पर्यायवाची बता रही हूँ मैं आपको। इसी प्रकार से ये सब यहाँ लिखे हुए इसके पर्यायवाची बताने, प्लस इसके नेगेटिव भी बताने, जो इसका उल्टा होता है, ठीक है, तो उसका उल्टा भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे अडॉप्ट देखिए, मैं सबसे इजी वाला आपको समझाती हूँ। अडॉप्ट है, अडॉप्ट का सिनोनिम क्या होता है, किसी चीज़ को लेना, टेक करना, ठीक है, कंज्यूम करना, लेना, टेक करना, ये हो गया इसका सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या होगा कि इसको लीव करना, छोड़ देना, मतलब, ठीक है। समझ आ गया आपको कि पहले तो उसका सिनोनिम बताने 4-5, आपको जितने याद हो वहाँ लिख देना, मैटर नहीं करता कि आपको 4 याद है 3 याद है वहाँ पे, पर 2-3 तो आप एटलीस्ट लिख देने हैं। मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में कि कितने पूछे गए हैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है कि आपको कितने सारे लिखने हैं, आप 2-3 आपको जितने भी याद हैं आप वो यहाँ लिख देना, फिर उसके एंटोनिम लिख देना, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, वहाँ पे जो क्वेश्चन जितने नंबर का होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका ये एक सेंटेंस दिया, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है आपको। देखिए नेक्स्ट आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है ये आपको डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़े रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में पहले क्या होता है कि किसी ने कोई बात बोली, जैसे कि उसने बोला, जैसे कि मेरे भाई ने बोला मैं कल नहीं जाऊँगा, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच होगी, उसने बोला। बट इनडायरेक्ट फिर ये कैसे हो जाएगी कि मैं फिर उसको बताऊँगी कि मेरे भाई ने बोला वह कल नहीं जाएगा, या फिर मतलब ये चेंज हो जाता है। इसमें ये है कि इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है, और ये भी है कि जो इसमें आगे का है ना, व्हाट डू यू वांट, ये फिर बाद में पीछे जाके चेंज भी होता है, पास्ट में चल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको आता है तभी आपको मैं ऐसे नॉर्मली इसको पूरा तो नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है, ठीक है। तो आपको इसको या तो फिर यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसके लिए स्पेशली पढ़ना है तो आप मेरे को बता देना, तो मेरे जो ब्रदर हैं वो आपको इंग्लिश की अगर आप क्लास लेना चाहते हो या फिर किसी टॉपिक के ऊपर स्पेशली, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो ताकि वो आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये उसमें ये सब चीज़ें तो ये तो इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं आपका इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, तो इसके थोड़े रूल रेगुलेशन होते हैं, फॉर्मूलेस होते हैं, तो वो आपको इसमें करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें तो है ज़्यादा ही, बट इतने आपके आएंगे नहीं इसमें जितने ज़्यादा तरीके हैं। अब हमारा थर्ड जो PDF है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट को छोटा करती हूँ। इसके अंदर सेम वही है कि आपका पैसेज है, उसके अंदर से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उसका आंसर देना है। तो ये पैसेज है आपका पूरा, इसको आप पढ़ लेना।
और फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके कि ये इस पैसेज का आप हेडलाइन क्या दोगे। पैसेज जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसके ऊपर बात करें, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसका टॉपिक नाम दे दोगे। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आपका हेडलाइन या टाइटल बने, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ऐसा डिफरेंट मत करना कि वो पैसेज से ही अलग हो पूरा। ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ना तो देखना मेन चीज़ किसके ऊपर बात हो रही है, वही आपका टाइटल बनेगा। फिर इसमें और चीज़ें पूछी गई हैं कि हम डिपेंड करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, उससे क्या मतलब निकलता है, तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है, उसकी जो हेडिंग है वो उसमें बतानी है। फिर आपका यहाँ पे पैसेज में से ही है ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, इसमें आपको इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसके अंदर आपका क्या है कि आपको पहले हेडिंग एक बतानी है, उसके बाद लोकेशन बताने कहाँ के लिए बात हुई है, फिर उसकी रीज़न बताने, मतलब कि इसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें बात हुई है ना वो आपको इसमें बतानी है, और फिर उसके रीज़न भी बताने हैं। ये चीज़ आपको इसमें करनी है, तो आप पैसेज पढ़ोगे तभी आप इसका आंसर भी दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें नीचे दो बॉक्स दिए ए और बी, आपको उसको मैच करना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ए और बी कॉलम है दो, इसमें मैचिंग द फॉलोइंग नहीं है, इसमें डिफरेंट है। इसमें आपको दो यहाँ ए से और बी से एक एक सेंटेंस को पिक करना है और उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, तो आपको वही पिक करना है। जैसे कि पहला हमारा, मैं इसमें से देखती हूँ कोई जो आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे तो पहले एक सेंटेंस बनाया है, पहले इन्होंने एक पैसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का बनाया। द डैश ऑफ वेल्थ फील्ड द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे डैश जो है वो ओरमा है, अरोमा जो है इसमें, तो देखिए इसमें पहले तो द अरोमा ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये लिया, और देखिए यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से आपका बी कॉलम से लिए फील्ड द हाउस। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, तो मतलब आप समझ गए कि आपको ये दोनों पॉइंट उठा के एक सेंटेंस बनाना था, तो ये हमने यहाँ बना दिया। अब सेकंड वाला देखिए क्या है इसमें, सेकंड वाला है लेट्स योर एंगर डैश डाउन, तो लेट्स योर एंगर ये लिखा हुआ सेकंड पॉइंट पे, और कूल डाउन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कूल डाउन। तो आप समझ गए इसमें क्या करना है कि ए से और सेकंड बी से वर्ड उठा के इसको एक सेंटेंस बनाना है। तो ए और बी में जो जो आपको लगता है एक सेंटेंस बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया है, वही है सेम, कि आपको इसमें वही बताना है कि इसका नेगेटिव या फिर इसका इनकरेक्टली या फिर क्या यूज़ होगा, वो भी आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ से तो बिल्कुल ही सेम है ऊपर वाले की तरह, तो आप इसको स्किप कर देना, ऊपर वाले को कर लेना, फिर ये कर लेना, सेम ही है। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस करना है आपको, ये सेंटेंस दिए हुए हैं पूरे, इसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, जैसे कि इफ़ माई डॉटर कम्स टुमारो, मेरी अगर जो बेटी है वो कल आएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद सेंटेंस पूरा करोगे। तो अगर मेरी बेटी कल आएगी तो मैं घूमने जाऊँगी, इफ़ माई डॉटर कम्स टुमारो देन आई विल गो पार्क, या फिर आई विल इंजॉय द पार्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको सेंटेंस को पूरा करना है बस। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा सेंटेंस है और सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं। जैसे कि वी विल ऑल बी वेरी हैप्पी इफ़ इंडिया वॉन मैच, ठीक है, इंडिया अगर जीत जाती मैच तो, या फिर हम पास हो जाते तो मैं खुश होती, है ना, ये सब आपको पूरा करना है सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें करना क्या है, तो आपको सेंटेंस को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए इसके पूरा आंसर लिखे हुए, मैंने अपनी तरफ से बताया, यहाँ पे अलग चीज़ें लिखी है। ठीक है, वी विल गो टू द कॉलेज टुगेदर, अगर मेरी बेटी आ जाएगी कल तो हम दोनों साथ जाएंगे कॉलेज साथ में। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, सेम ऐसे ही नहीं बनाने, आपको कुछ भी लिख सकते हो, बट उससे रिलेटेड होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। अब यहाँ पे भी आपको यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस, जो ये दे रखे हैं इसको सेंटेंस में यूज़ करने हैं। अब कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, नाइट और आपका एडम, ये पुअर, ये सब वर्ड दे रखे हैं, इसको लेते हुए आपको सेंटेंस बनाना है पूरा एक। वो देखते हैं कैसे हैं। तो देखिए इसमें
ये वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि नाइट और नाइट बोलने में सेम है बट दोनों का मतलब जो है डिफरेंट है। ठीक है, एक नाइट का मतलब तो शूरवीर टाइप का होता है और एक नाइट का मतलब रात होता है, तो दोनों को एक ही सेंटेंस में आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है द नाइट इज ऑन हिज वे टू द कास्टल बट ट्रैवलिंग एट नाइट इज रिस्की। ठीक है, तो ये देखिए एक ही वर्ड में दोनों का यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से आइडल, आइडल दोनों का मतलब दोनों का मतलब डिफरेंट होता है पर बोलने में हम आइडल सेम है। एक आइडल बेकार, एक आइडल जो हम किसी को अपना आइडल मानते हैं। ठीक है, फिर पुअर है, फिर पोर है। पुअर मतलब गरीब और पोर मतलब जो हम ऐसे डालते हैं किसी चीज़ को पोर करते हैं वो हो गया। ठीक है, दोनों का वर्ड एक ही सेंटेंस में आपको यूज़ करना है, बस इसमें ये एक सी है और एक सी, दोनों बोलते हैं सी पर एक देखने वाला और एक समुद्र वाला, उन दोनों को देखो यहाँ यूज़ भी कर रखा है। एट माई बीच हाउस आई लव टू वेक अप एंड सी द सी। समझ गए कि मेरे को देखना अच्छा लगता है किसको, समुद्र को, जब मैं सुबह उठता हूँ। एक सोल है, एक सोल है, एक सोल आपका है जो जूते में आपके जो शूज़ होते हैं उसके अंदर जो सोल लगता है वो, और एक सोल आपका आत्मा वाला है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे लिख रखे, एक सन है एक सन है, दोनों ही सन है। एक सन आपका होता है जो बेटे वाला सन होता है और एक सन होता है सूरज वाला। स्टील दोनों हैं, एक स्टील होता है आपका एक चोर वाला स्टील होते हैं और एक आपका जो गिलास होते हैं स्टील के। एक टेल, दोनों ही टेल है, एक टेल होती है पूंछ और एक जो दूसरी टेल होती है वो हम जो पोयम पढ़ते हैं वो वाली टेल जिसमें वो है। ठीक है, तो ये सब है। राइट, राइट आपको पता है, राइट मतलब एक सही होता है, एक राइट मतलब लिखना होता है। तो ये सब को आपको एक ही उसके अंदर यूज़ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश को लेके कोई से भी कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। आपके एग्ज़ाम के लिए आप चाहते हैं कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश के क्लियर हो जाए जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना। मेरे भाई क्लास लेते हैं, उसके चार्ज करते हैं क्लास के, तो आप वो क्लासेस ले सकते हो जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप वो उनसे सीख सकते हैं, तो वैसे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आपके हर एक ईयर में इंग्लिश होती है, एक ही ईयर में तो है नहीं कि आपके फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, खाली फर्स्ट में हो, आपके तीनों ईयर में इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश तो वैसे भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके अंदर मैंने आपको तीनों पीडीएफ के करा दिया। अगर आपको पीडीएफ लेने को मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस आप व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस वीडियो के ऊपर किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूज़ इतने रहते हैं, बच्चे देखते इतने हैं बट लाइक उतने नहीं होते। जैसे कि 3 के अगर व्यू हैं तो प्लीज़ उतने लाइक भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो इतने बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।